सारे आ चुके हैं। सो कैसे सारे आ चुके हैं एक और वीडियो के अंदर आके प्यार चैनल अपना इंजीनियरिंग वाला AQ2 के अंदर। तो यार फिजिक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक हमने वीडियो में आई है, इसके ऊपर जो है एक 7 मार्क का क्वेश्चन पिछली 3 बार से यार इस टॉपिक पे से आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ठीक है, तो वो टॉपिक जो है हमारा जो है न्यूटन रिंग्स है, और हमारे सर जिन्होंने IIT दिल्ली से जो है मास्टर्स कर रखी है वो आपको पढ़ा रहे होंगे, और नोट्स चाहिए आपको, हैंड नोट्स चाहिए फिजिक्स के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो बिल्कुल ऐप पे डल रखे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी 1 रुपया नहीं देना किसी को। इसके अलावा आपके PYQ 2024 का सेम 1 और पुराने जितने भी PYQ सब ऐप पे डल रखे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो वहाँ जाके अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप का नाम है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको सर पढ़ा रहे होंगे न्यूटन रिंग्स बिल्कुल डिटेल में, इतना बढ़िया है, आपने अभी आज तक पढ़ा नहीं होगा इतना बढ़िया। ठीक है, तो अब सर पढ़ा रहे होंगे, और ऐसी बहुत सारी वीडियो चैनल पे आती रहेंगी। तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। हाय। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है न्यूटन्स रिंग। और न्यूटन रिंग्स से पहले हमको थोड़ा सा इंटरफेरेंस के बारे में समझना पड़ेगा। तो लेट्स क्विकली रिकैप कि हमने +2 में क्या पढ़ा था लाइट के बारे में। तो लाइट जो है वो दो तरह के नेचर को शो करती है, एक है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। तो जो लाइट का वेव नेचर है उनको शो करते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिनको हम कहते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस क्या होता है इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो न्यूटन रिंग्स है वो बेसिकली इसी फिनोमेना पे बेस्ड है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? बेसिकली सुपर पोजिशन ऑफ 2 और मोर लाइट वेव्स विच लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी। तो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास लेट्स से 2 या 2 से ज़्यादा वेव है, मैंने यहाँ पे एक वेव W1 ली है और एक वेव ली है W2, जो कि ये वाली वेव है, ये वाली वेव। मैं इसको ब्लू कलर से शो कर देता हूँ। और ये तो वेव्स हैं, इनकी डिफरेंट इंटेंसिटी है I1 और I2, और ये इस पॉइंट P पे क्या हो रही है? सुपर इम्पोज हो रही है। तो इस पॉइंट P पे जो इनकी इंटेंसिटी होगी वेव W1 और W2 की, वो डायरेक्ट इनका एल्जेब्रिक सम नहीं होगा, बल्कि वो इनके एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी का वेक्टर सम होगा। यानी कि जो वेव W1 और W2 है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस या मैं कहूँ जो पाथ डिफरेंस है, वो डिसाइड करेगा कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी पॉइंट P पे। डिसाइड द इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो ये फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस का। अब हम इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की। अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस जो होता है बेसिकली दो मेन टाइप का होता है। पहला जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के कारण जो हमको इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन रिंग्स, वो बेसिकली इसके अंदर आता है, बट हम इसको भी ब्रीफली देख लेते हैं कि आखिर ये वाला इंटरफेरेंस हमको कहाँ पे ऑब्जर्व होता है देखने का। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है YDAC, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग एक स्फेरिकल या पॉइंट सोर्स लेते हैं, वो अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को जनरेट करता है। आगे हम क्या करते हैं? दो स्लिट्स का यूज़ करते हैं। तो जब ये वेव फ्रंट इन स्लिट से टकराता है तो हाइगन्स प्रिंसिपल की वजह से वो दो नए वेव फ्रंट जनरेट करता है, स्लिट S1 और स्लिट S2 से। फिर ये दो नए वेव फ्रंट्स जनरेट हुए, ये आपस में इंटरफियर करते हैं और हमको स्क्रीन पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें हमको ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। सेंटर पे एक मिनिमा मैक्सिमा देखने को मिलता है, फिर एक मिनिमा, फिर एक मैक्सिमा, फिर एक मिनिमा और फिर एक मैक्सिमा, ऐसे ऑल्टरनेट दोनों साइड हमको स्क्रीन के देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट है वो दो वेव फ्रंट्स में डिवाइड हो गया है। अगर यहाँ पे जो वेव आ रही है इसका एम्पलीट्यूड A है, तो यहाँ पे जो ये तो नए वेव फ्रंट बचे इनका भी अभी भी एम्पलीट्यूड A रहेगा। एम्पलीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वेव फ्रंट डिवाइड हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब पहला टाइप जो मैंने बताया डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, उसमें क्या होगा? हम एक वेव लाइट वेव लेंगे, किसी सोर्स S से आ रही है, और उसके एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर देंगे। मतलब अब हम इससे ऐसी वेव जनरेट करेंगे जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, वो इन्हीं के एम्पलीट्यूड का ही कुछ फैक्टर होगा बट डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दिया है। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या होता है? इंटरफेरेंस बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे हम लोग एक स्लैब को यूज करते हैं और यहाँ पे ये लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। तो जब ये ऐसा होता है तो पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन होता है। ये बाहर एयर है,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल्स टू 1। और इसे स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ले रखा है म्यू और थिकनेस मैंने ले रखी है टी। तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमारी ये वेव मिल गई हमको W1। और जैसे थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इफ आई ड्रॉ इट फर्दर तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। चूंकि रिफ्लेक्ट हुआ है तो एंगल भी थीटा होगा। और फाइनली यहाँ से ये लाइट वापस से जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे ये बाहर ट्रांसमिट हो जाएगी। तो अब लेट्स से आर फ्रैक्शन जो है इसका रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये जो नई वेव है W1 इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A टाइम्स R हो जाएगा, ना कि A, क्योंकि वो घट गया। क्योंकि यहाँ से अब हमको दो लाइट वेव्स में डिवाइड हो गया ना, तो इससे एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे T फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, AT। यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये ATR हो जाएगा। और यहाँ पे एक बार और ट्रांसमिट हुआ है और यहाँ पे भी ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, उसको हम दिखा नहीं रहे बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे भी ट्रांसमिशन हो रहा होगा बट उसको हम दिखा नहीं रहे क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। और ये फिर से ट्रांसमिट हुआ तो ये हो जाएगा AT² टाइम्स R। तो हमको दो वेव्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, W1 और उसको मैं नाम देता हूँ W2। और ये जो दो वेव्स हैं इनके एम्पलीट्यूड को, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल वेव जो आई है उसके डिवीजन से मिले हैं, इसलिए उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से हो रहा है इंटरफेरेंस। और इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक पॉइंट Q है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होगा। और इसको हम आगे ड्रॉ करते जाएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिट रिफ्लेक्शंस होंगे, डिपेंड करेगा कि आपकी स्लैब कितनी बड़ी है। तो कई बार यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अब जो न्यूटन रिंग है वो इसी सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो अगर हमको न्यूटन रिंग्स के फॉर्मूले डिराइव करने हैं, यानी कहाँ पे ब्राइट रिंग बनेगी, कहाँ पे डार्क रिंग बनेगी, या न्यूटन रिंग को समझना है, तो उसके लिए हमको पहले इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसको मैं फिर से रीड्रॉ करूंगा और इसके हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को केयरफुली डिराइव करेंगे ताकि हमको न्यूटन रिंग में उसको वापस से डिराइव ना करना पड़े और हम उस रिजल्ट को डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो उसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये सोर्स S1 से लाइट आ रही है, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है I एंगल पे, रिफ्लेक्ट हो रही है I एंगल पे, और जैसे जो अंदर जो वेव जा रही है उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ट्रांसमिटेड वेव है, ये ट्रांसमिटेड वेव है। और फाइनली फिर से वो वेव बाहर ट्रांसमिट हो रही है। ये वेव है W1, ये वेव है W2, ये एंगल I है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग जैसे थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। कुछ पैरामीटर हम ग्लास स्लैब के डिटरमाइन करते हैं, जैसे ये म्यू है, इसको डिफाइन कर दिया मैंने, और इसकी थिकनेस को T डिफाइन कर दिया मैंने। ये स्लैब है हमारी। बाहर हमारे पास क्या है, एयर, और नीचे भी हमारे पास क्या है, एयर है। जैसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमारी स्लैब हो गई। अब हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा कितना है। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट जैसे A है, ये पॉइंट B है, C है, ये पॉइंट है N, और अगर मैं इसको यहाँ पे आगे बढ़ा दूं जैसे पॉइंट हो गया M। तो वेव W1 अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो वेव W1 ने ये पार्ट ट्रेवल किया है और वेव W2 इस पॉइंट से अंदर ट्रांसमिट होके रिफ्लेक्ट होके वापस से ट्रांसमिट हुई है। तो वेव W2 ने कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, ACB। और वेव W1 ने कितना पाथ ट्रेवल किया, अगर मैं ये पाथ का डिफरेंस देखूं, क्योंकि मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं मेरी I जो है वो यहां पे है, तो उसने एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ट्रेवल किया है AN। तो जो नेट पाथ डिफरेंस है वो कितना है, वो है ACB माइनस ऑफ AN। बट ध्यान रहे हम यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस लेते हैं वो लेते कौन सा पाथ डिफरेंस है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। कि लाइट जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करी, ऊपर तो एयर में ट्रेवल कर रही है बट अंडर जो ट्रेवल कर रही है ACB वो ग्लास में ट्रेवल करी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो टोटल जो नेट पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा,
म्यू टाइम्स ए सी बी, क्योंकि ये ग्लास में ट्रेवल कर रही है, माइनस 1 इंटू ए एन, जिसको हम लोग सिंपली ए एन लिख सकते हैं क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। तो हमें बेसिकली ये क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टोटल पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस अगर हमको मिल गया तो हमको यहाँ पे टोटल फेज डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि पाथ और फेज डिफरेंस के बीच में एक सर्टेन रिलेशन होता है। और फिर उससे हम लोग इंटरफेरेंस की जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना देता हूँ। तो ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ए सी बी, इसको मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ ताकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे लिए आसान रहे। तो ये ए है, ये सी है, बी, लेट्स ड्रॉ दिस लाइन, ये पॉइंट एम है। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये साइड कॉमन है यहाँ पे, ये एंगल भी थीटा है। तो ए एम इक्वल्स टू एम बी और ए सी इक्वल्स टू बी सी है। हमको टोटल पाथ डिफरेंस फाइंड करना है ए सी बी, दिस इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। और अभी हमने देखा कि सिमिलैरिटी से ए सी और सी बी जो है वो इक्वल है, तो उसको हम लोग इक्वल पुट कर देते हैं। तो ए सी बी की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 टाइम्स ए सी। तो हमको पहले ए सी फाइंड करना है। ए सी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉस थीटा, कि जो कॉस थीटा है वो है बेस विच इज सी टाइम्स एम डिवाइडेड बाई ए सी। और सी एम क्या है, हमारी स्लैब की थिकनेस, क्योंकि ये हाइट टी है तो ये टी लिख दिया इसको मैंने, और इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने ए सी। तो यहाँ से हमको ए सी की वैल्यू मिल गई टी ओवर कॉस थीटा। तो फाइनली हमको ए सी बी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 2 टाइम्स ए सी, यानी कि 2 टी ओवर कॉस ऑफ थीटा। और अगर हमको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना है तो हमको उसको म्यू से मल्टीप्लाई करने का, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी ओवर कॉस ऑफ थीटा। तो हमको यहाँ पे जो वेव W2 है उसका हमको ऑप्टिकल पाथ मिल गया। अब हमको क्या करना है, जो वेव W1 है उसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना है। तो हम फिर से डायग्राम को रेफर करते हैं। हमको यहाँ पे ए एन निकालना है, तो हमको W1 का जो पाथ डिफरेंस है वो मिल जाएगा। और ए एन निकालने के लिए, ये जो ए एन है इसको अगर हमको निकालना है तो हमको पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे लेंथ है ए बी। और ए बी को फाइंड करने के लिए हम लोग को पहले ए एम फाइंड करना होगा। तो क्यों ना इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये एन ए सी बी परपेंडिकुलर है, एंगल आई, रिफ्लेक्शन एंगल भी आई है, ये भी आई है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आई। ये एम है, और अभी हमने सिमिलैरिटी से कहा था कि ए एम और एम बी की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो यानी जो टोटल लेंथ ए बी है वो है 2 टाइम्स ए एम। और ये एंगल चूंकि थीटा है तो यहाँ पे हम tan थीटा को यूज कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए सी, ए एम अपॉन सी एम। और सी एम की वैल्यू है थिकनेस, जो कि स्लैब की थिकनेस टी है। यहाँ से हमको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 2t tan ऑफ थीटा। अगर हमको ए बी की वैल्यू मिल गई, यानी हमको ये वैल्यू मिल गई ए बी, तो अब हमको ए एन की वैल्यू निकालनी है जो कि W1 का ऑप्टिकल पाथ है। तो यहाँ पे हम साइन आई को यूज कर सकते हैं। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे साइन आई, ये एंगल साइन आई हो जाएगा ए एन अपॉन ए बी। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज कर रहे हैं, कुछ भी हम यहाँ पे डिफरेंट नहीं करेंगे। ए एन अपॉन ए बी, और यहाँ से ए एन की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 टाइम्स टी tan ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ आई। हमने ए बी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास ऑप्टिकल पाथ लेंथ आई है, चाहे वो वेव 1 का हो चाहे वो वेव 2 का हो, उस सबको हमको टी, म्यू और थीटा के टर्म्स में दिखना है, क्योंकि हमको ये पैरामीटर सारे पता है। टी पता है, म्यू पता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है। तो अब यहाँ पे हम साइन आई जो है इसको हमको रिप्लेस करेंगे।
इसको रिप्लेस करेंगे और उसको हम थीटा के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ को यूज कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ को क्या कहता है, n1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2। जिस मीडियम से लाइट आ रही है और जिस मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है उसके पैरामीटर्स होते हैं। हम इस केस में एयर से ग्लास में जा रहे हैं, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एयर में है, और थीटा 1 तो हमने आई डिफाइन किया हुआ है, n2 हमने स्लैब का म्यू डिफाइन किया है, और थीटा 2 कितना डिफाइन किया हमने, थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ आई इक्वल्स टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ थीटा, और इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमको जो an की वैल्यू है वो मिल जाएगी 2t म्यू साइन थीटा tan थीटा। ये हमको an की वैल्यू मिल गई। अब मैंने ऊपर लिखा था कि जो टोटल पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, म्यू टाइम्स ए सी बी माइनस ए एन। तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 म्यू टी बाई कॉस थीटा माइनस ए एन की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2 म्यू टी साइन थीटा tan थीटा। अब यहां से हम 2 म्यू टी बाई कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, हमको मिलेगा 1 माइनस tan थीटा से हमने cos थीटा निकाल लिया, तो ये बन जाएगा sin थीटा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये पूरी क्वांटिटी क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर और एक ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमको न्यूमरेटर में मिलेगा एक cos थीटा। तो अल्टीमेटली हमको मिलता है 2 म्यू टी cos थीटा, पाथ डिफरेंस दोनों वेव W1 एंड W2 के बीच का। बट अभी ये पूरा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मिस कर दी है, और ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अक्सर ये हम मिस कर देते हैं जब भी हम रिफ्लेक्शन को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, वेव W1 जो है वो एयर से स्लैब में जा रही है और उसके इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है। ये हम EMT थ्योरी में पढ़ते हैं, जब हम मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जब भी हार्ड रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रेयर से डेंसर में लाइट ट्रेवल करती है और इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, तो हम लोग कहते हैं हार्ड रिफ्लेक्शन, तब उसमें एक लैम्डा बाई 2 का, या मैं कहूं पाई फेज डिफरेंस उसमें अलग से ऐड होता है। लेकिन अगर हम सॉफ्ट रिफ्लेक्शन देखते हैं, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन मतलब इसका उल्टा, डेंसर से रेयर में, तो कोई भी फेज डिफरेंस ऐड नहीं होता। मतलब कि मान लो अगर ये लाइट जो यहाँ पे ट्रांसमिट हुई, ये फिर से इस इंटरफेस से टकराएगी और वापस से रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, स्लैब से एयर में जा रही है। बट यहाँ पे एक फेज डिफरेंस को हमको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो जो हमने पाथ डिफरेंस निकाला है ऊपर 2 म्यू टी कॉस थीटा का, इसमें हमको एक लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस ऐड, मतलब पार्ट डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक्चुअल पार्ट डिफरेंस बनेगा। अब मैक्सिमा की कंडीशन हम डिराइव कर सकते हैं। हमने देखा है कि अगर फॉर मैक्सिमा इन इंटरफेरेंस जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा का। तो हम सेम चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो हमारा नेट पार्ट डिफरेंस है इसको हम लोग m लैम्डा के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से कंडीशन आएगी 2 म्यू टी कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू m माइनस हाफ 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस हाफ लैम्डा बाई 2, और m की वैल्यू को हम 0 1 2 पुट कर सकते हैं। और अगर हमको मिनिमा की कंडीशन निकालनी है तो जो 2 म्यू टी कॉस ऑफ थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 है, यानी हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, सॉरी लैम्डा बाई 2 का इंटीजर मल्टीपल यानी कि लैम्डा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलेगी इक्वल्स टू m लैम्डा, और यहाँ पे भी जो m की वैल्यू है वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं
जो हमको मल्टीपल रिफ्लेक्शन के केस में याद करनी होगी, मैक्सिमा की और मिनिमा की, क्योंकि हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। अब न्यूटन रिंग्स के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर न्यूटन रिंग को हम न्यूटन रिंग क्यों कहते हैं, वाई द टर्म रिंग, और इसमें और जो ग्लास स्लैब अभी हमने स्टडी किया है उसमें क्या डिफरेंस है। तो न्यूटन रिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और उसको हम जैसे ग्लास स्लैब के ऊपर हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास का बना, नीचे एक स्लैब है और बीच में से क्या है, एयर की फिल्म बन गई है, जो हमको ये देखने को मिली यहाँ पे, ये हमारी एयर की फिल्म। तो लेट्स से अब यहाँ पे अगर लाइट को एंटर कराते हैं, यहाँ पे मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया है और यहाँ पे मैं लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूँ, तो अब क्या होगा, लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी, तो एक लाइट तो इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस ली जाएगी, तो ये लाइट हमको एक ऐसे मिल गई एज इट इज। और एक लाइट क्या है, चूंकि ये कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके एयर में ट्रेवल करके वापस से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आएगी, तो ये हमको यहाँ पे फिर से दो वेव यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो सिंगल वेव ब्लैक वाली आई है वो यहाँ से दो बार रिफ्लेक्शन को सफर करेगी, एक बार तो इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगी और एक बार अंदर ट्रांसमिट होके इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके हमको ऊपर मिलेगी। तो मतलब जो सेम फिनोमेना ग्लास स्लैब में हो रहा था वही हमको इस प्लेनो कॉन्वेक्स और ग्लास स्लैब के कॉन्फ़िगरेशन में भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर मैं इस एयर फिल्म को देखूं, अगर मैं इस एयर फिल्म को देखूं तो एयर फिल्म की थिकनेस जो है वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट है। इस ओ पॉइंट पे 0 है, फिर यहाँ पे लेट्स से T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3 है, यहाँ पे T4 है और एंड में T5। मतलब इसकी जो थिकनेस है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। मतलब अगर मुझे इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे इसको ऑब्जर्व करूं तो हो सकता है मुझे यहाँ पे मैक्सिमा देखने को मिले, लेकिन मैं जब इस पॉइंट पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे मिनिमा देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे मुझे कुछ ब्राइट दिखेगा, यहाँ पे मुझे डार्क दिखेगा, यहाँ पे मुझे ब्राइट दिख सकता है, यहाँ पे मुझे डार्क दिख सकता है। तो यहाँ पे वेरिएबल थिकनेस है। बट ग्लास स्लैब में क्या होता है, ग्लास स्लैब में तो टी फिक्स रहता है, म्यू फिक्स रहता है और इनफैक्ट लाइट का लैम्डा भी फिक्स रहता है। तो वहां पे कंडीशन हमारे पास क्या थी, 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू जैसे एम लैम्डा। मान लो अगर मैं डार्क की कंडीशन या मिनिमा की कंडीशन देख रहा हूं तो ये चीज फिक्स, ये चीज फिक्स, वेरिएबल क्या है, कॉस थीटा। मतलब अगर आप ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो या और स्लैंट एंगल पे ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर किसी स्लैंट एंगल पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, कभी कभी पूरा स्लैब आपको डार्क दिखेगा, कभी पूरा स्लैब आपको ब्राइट दिखेगा। फिर आपने हल्का सा एंगल चेंज किया, फिर से आपको डार्क दिखेगा, फिर से आपको ब्राइट दिखेगा, क्योंकि आप सिर्फ इस थीटा को यहाँ पे वेरी कर सकते हो। मान लो अगर उसको नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हो तो थीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपके पास जो कंडीशन बचेगी वो कितनी बचेगी, 2 म्यू टी इक्वल्स टू एम लैम्डा। तो या तो वो आपको पूरा पूरा स्लैब डार्क दिखेगा या तो ब्राइट दिखेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डार्क वाली या ब्राइट वाली। बट न्यूटन रिंग में ये नहीं होता। न्यूटन रिंग में क्या होता है, चूंकि थिकनेस अलग अलग है तो आपको अलग अलग पॉइंट्स पे कभी ब्राइट तो कभी डार्क आपको चीज देखने को मिलेगी। और इसका नाम रिंग क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक्चुअल में हम जो देख रहे हैं, ये जो फिगर हम देख रहे हैं, ये तो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, यानी हम इसको हॉरिजॉन्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मैं इसी फिगर को ऊपर से देखूं और मैं इस फिगर को वापस से ड्रॉ करूं तो ये कैसा दिखेगा, मुझे दिखेगा अरे मेरे पास तो एक स्क्वायर शेप की लेट्स से स्लैब है, ये मेरी स्लैब है, ऐसे करके मेरी स्लैब है और इस पे मैंने एक स्फेरिकल मैंने एक लेंस रखा हुआ है ऐसे करके, राइट। और ये लेंस कुछ ऐसा है, राइट, जो हम यहां से देख रहे हैं, ये ऐसे करके हमारा लेंस है। तो अब ये जो थिकनेस है इसकी, लेट्स से अगर मैं इसको ऐसे यहां पे बनाऊं, क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊं, तो ये जो थिकनेस है टी, सेम थिकनेस यहां पे क्या है टी, बट ये एक्चुअली में एक सर्कल बना रहा है। अगर मैं इसको ऊपर से ऑब्जर्व करूं, ऊपर से देखूं तो ये कुछ ऐसा फिगर है। मतलब लेट्स से आर रेडियस पे थिकनेस टी है, तो इस कांस्टेंट थिकनेस टी का लोकस क्या होगा, ये एक सर्कल होगा। मतलब कि अगर मुझे टी पे मैक्सिमा देखने को मिल रहा है, यानी कि ब्राइट
देखने को मिल रहा है, तो वो उस पूरी रिंग पे ही वो मुझे वो ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। मतलब वो एक ब्राइट स्पॉट नहीं होगा, वो एक एंटायर रिंग होगी जो कि ब्राइट दिख रही होगी। सिमिलरली जैसे कोई डिफरेंट थिकनेस में देखता हूँ, जैसे मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, तो इस थिकनेस पे हो सकता है मुझे मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए देखे, तो ये पूरा ही रिंग जो है वो डार्क दिखेगा मुझे। तो इस वजह से यहाँ पे हमें कांस्टेंट इल्यूमिनेशन नहीं मिलता जो कि हमको स्लैब के केस में मिलता है, बल्कि रिंग टाइप का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ वेरिएबल थिकनेस। इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूटन्स रिंग, क्योंकि ये रिंग टाइप फिनोमेना है और उसको सबसे केयरफुली, हम कहें पूरी इसकी जो इक्वेशन है वो केयरफुली डिराइव करी थी न्यूटन ने। ऑल्दो फिनोमेना उनसे पहले भी ऑब्जर्व हुआ था, बट उन्होंने इसको केयरफुली ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसका नाम न्यूटन्स रिंग पड़ा। तो फिर इसके लिए भी हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लिख लेते हैं। अब इसमें भी सेम फिनोमेना हो रहा है, ग्लास स्लैब है, और बस यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे हमने एक एयर की फिल्म ले ली है। ये फिल्म जो है वो एयर की फिल्म है, राइट। तो ऊपर तो ग्लास है, ये पूरा ग्लास है, ये पूरा ग्लास है। तो जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस लाइट ट्रेवल करी भाई, ये वाली तो ऐसे ही वापस चली गई, बस यहाँ पे एडिशनल ये पाथ ट्रेवल कर रही है। तो ये जो वेव W1 है और W2 है, एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्या है, ये जो मैंने सर्कल से बनाया है यहाँ पे, और मतलब इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये है इसका एडिशनल पार्ट डिफरेंस जो कि एयर में ट्रेवल कर रही है। तो अगर ये एयर में ट्रेवल करेगी तो मुझे जो म्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, वो क्या पुट करनी पड़ेगी, 1 पुट करनी पड़ेगी। तो 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू m प्लस हाफ लैम्डा। सेम कंडीशन ब्राइट के लिए जो कंडीशन थी, ब्राइट या मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन थी, सेम कंडीशन यूज करेगी, यूज करेंगे। और इसमें जो अंतर है वो ये है कि म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मल इंसिडेंस लिया हुआ है यहाँ पे। तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, थीटा 0 को टेंड करता है, इसलिए जो कॉस 0 है या कॉस थीटा है वो 1 को टेंड करता है। तो उसकी जो कंडीशन है ब्राइट रिंग की, वो हो जाएगी 2t इक्वल्स टू m प्लस हाफ लैम्डा, और डार्क रिंग की कंडीशन हो जाएगी 2t इक्वल्स टू m लैम्डा। अब हमको क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि जो ब्राइट रिंग या डार्क रिंग बन रही है उसका जो रेडियस है और जो ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस और जो वेवलेंथ है उनके बीच में हमको एक रिलेशन डिराइव करना है। तो ये रिलेशन हम कैसे डिराइव करते हैं, तो जैसे ये हमारे पास एक लेंस है, ये ग्लास स्लैब पे रखा हुआ है। तो ये स्फेरिकल लेंस है, तो इसको हम लोग पूरा एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है, तो ये भी कितना हो जाएगा, r। अब जैसे हम यहाँ पे इस पॉइंट से स्मॉल r पे कोई रिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे r डिस्टेंस पे इसकी थिकनेस मान लेते हैं t। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे पॉइंट हो गया a b c। तो हम इसके सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी कितना होगा, r होगा। ये इस पॉइंट को हम o नाम दे देते हैं। तो जो लेंथ होगी OB, ये क्या होगा, इसको मैं नाम देता हूँ d। तो ये होगा OD माइनस BD, और OD क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और BD कितनी, थिकनेस इसकी t। तो मुझे OB की लेंथ मिल गई। मुझे OC पता है पहले से, वो आ रही है। जो CB है वो कितना है, वो है बेसिकली स्मॉल r। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा इस ट्रायंगल में OB और C में, तो मुझे यहाँ पे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लगाना है, यानी कि OB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर। तो OB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, r माइनस टी होल स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर विच इज r स्क्वायर, और OC है कैपिटल R स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है r स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम यूज करते हैं थिन लेंस अप्रॉक्सीमेशन। तो थिन लेंस अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, हम जब भी ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो हम यूजुअली लेंस को थिन लेते हैं, इन द सेंस कि जो हमने लेंस यहाँ पे ड्रॉ किया था, जो स्लैब के ऊपर रखा हुआ है, इसकी थिकनेस बहुत कम है कंपेयर टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो थिकनेस है ये 1 से बहुत छोटी है, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो इवन स्मॉलर होगा 1 से। तो हम टी स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं और ओ लिख सकते हैं।
हमारे पास आखिर में क्या बचता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2RT। अब हमको जो रिंग का रेडियस है r और जो थिकनेस है t, उसके बीच में हमको एक रिलेशन मिल गया। अब हम ब्राइट रिंग और डार्क रिंग की जो इक्वेशंस आई थी उससे हम थिकनेस को इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ बीच में, और यहाँ पे मैं ब्राइट रिंग के लिए लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं डार्क रिंग के लिए लिख देता हूँ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2t इक्वल्स टू m प्लस हाफ लैम्डा, और यहाँ पे था 2t इक्वल्स टू m लैम्डा। m याद रहे हमने इंटीजर लिया हुआ है, यानी 0 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं, और हमने अभी डिराइव किया r इक्वल्स टू 2 टाइम्स t इंटू आर। हम ऐसे 2t की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको r स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, m प्लस हाफ इंटू लैम्डा इंटू आर। और सेम चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिल जाएगी r स्क्वायर इक्वल्स टू m लैम्डा इंटू आर। ये हो गया डार्क रिंग के लिए, और ये हो गया ब्राइट रिंग के लिए रेडियस का फॉर्मूला। तो हम अगर r की डिपेंडेंसी देखें तो ब्राइट रिंग में r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m प्लस हाफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लैम्डा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे डार्क रिंग के लिए ये रूट m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट लैम्डा के, और रूट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूटन रिंग्स का टॉपिक है वो फिनिश होता है। एक इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो हमने शुरुआत करी थी बेसिक से, लाइट के वेव और पार्टिकल नेचर से। फिर हमने पढ़ा कि वेव नेचर को शो करने के लिए दो मेन फिनोमेना होते हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। फिर हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, जो कि कुछ नहीं होता, लाइट की इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद हमने इंटरफेरेंस के टाइप्स देखे, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और हमको जो स्टडी करना था वो मेन था डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। उसमें हमने पढ़ा इंटरफेरेंस बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन यूजिंग ग्लास स्लैब एंड एयर, और उससे हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट किया ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के बाद जो कि हमारा आया था 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, उससे हमने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस को डिराइव कर लिया। हमने यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने बात करी न्यूटन रिंग्स और ग्लास स्लैब में क्या डिफरेंस है। तो हमने पाया कि न्यूटन रिंग्स में जो है वो एयर फिल्म बनती है, और उसका जो थिकनेस है वो अलग अलग, जितना हम ओ पॉइंट से दूर जाएंगे वो डिफरेंट होगा। तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, कांस्टेंट थिकनेस का एक लोकस मिलता है जो कि एक सर्कल होता है, और चूंकि म्यू टी और लैम्डा उस सर्कल में कांस्टेंट है, इसलिए हमको इधर वहाँ पे ब्राइट की कंडीशन मिलेगी या तो हमको वहाँ पे डार्क की कंडीशन मिलेगी। तो हमको यहाँ पे जैसे ग्लास स्लैब में कांस्टेंट इल्यूमिनेशन होता है, वो ना मिलके हमको यहाँ पे रिंग टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, डार्क और ब्राइट रिंग्स मिलती हैं ऑल्टरनेट। इसलिए हम उसको कहते हैं न्यूटन्स रिंग, क्योंकि न्यूटन ने इसको सबसे पहले केयरफुली ऑब्जर्व किया था और इसके केयरफुली इसको डिराइव किया था। फिर नॉर्मल इंसिडेंस की कंडीशन को यूज करते हुए हम ब्राइट और डार्क रिंग के लिए थिकनेस और m और लैम्डा में रिलेशन को डिराइव करते हैं। फिर फाइनली ज्योमेट्री का यूज करते हुए हम रिंग के रेडियस को थिकनेस के साथ कनेक्ट करते हैं, और फाइनली हम रिंग के रेडियस लैम्डा और r के बीच में रिलेशन को डिराइव करते हैं। थैंक यू। हाय एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिकली जो न्यूटन रिंग्स का टॉपिक है उसकी थ्योरी को हम लोगों ने स्टडी किया था कि आखिर कैसे न्यूटन रिंग्स का फॉर्मेशन होता है बाय इंटरफेरेंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और उसकी थ्योरी को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला था वो था रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग्स का, और उसका जो रिलेशन है कैसे आर और लैम्डा पे वो डिपेंड करता है बेसिकली वेवलेंथ ऑफ सोर्स और जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ न्यूटन रिंग, कि अगर हमको इस एक्सपेरिमेंट को किसी लैब में परफॉर्म करना है तो हमको कौन कौन से एपरेटस को बाई करना पड़ेगा और डिफरेंट डिफरेंट एपरेटस का क्या क्या यूज़ है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें हमको बेसिकली 5 मेन कंपोनेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। उसमें से सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो है हमारा सोर्स, ग्लास प्लेट। इनफैक्ट हम यहाँ पे 2 ग्लास प्लेट का यूज़ करते हैं और एक लेंस, और फिर लास्ट में हमको एक माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत पड़ती है।
हम चाहे तो इस माइक्रोस्कोप की जगह एक सीसीडी कैमरा को भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सीसीडी कैमरा का फुल फॉर्म होता है चार्ज कपल डिवाइस, और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारी न्यूटन रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी हम एक डिजिटल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में, और फिर उस डिजिटल इमेज के थ्रू हम जो रिंग्स हैं उसके डायमीटर या रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एनीवेज, तो सबसे पहले हमको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है एक सोर्स की। कैसे सोर्स की? मोनोक्रोमैटिक सोर्स की। तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ का सोर्स। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, जो कि हम अक्सर लैब में यूज़ कर सकते हैं, वो है सोडियम लैम्प। बिकॉज सोडियम लैम्प जो है वो एक बहुत ही चीप सोल्यूशन है मोनोक्रोमैटिक लाइट को ऑब्टेन करने का। ऑल्दो ये कंप्लीटली मोनोक्रोमैटिक नहीं होती है, क्योंकि हमको जैसे पता है सोडियम में भी हमको दो बहुत ही नियर बाई वेवलेंथ देखने को मिलती है, जिनको हम लोग बोलते हैं D1 D2 लाइन्स। लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो मेयरली 6 एंगस्ट्रॉम का होता है, इसलिए हमको ये लगभग मोनोक्रोमैटिक सोर्स की तरह दिखता है। फिर इस सोर्स को हम, ये जो लेंस है यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस में इस सोर्स को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये जो डाइवर्जिंग रेज निकल रही हैं इस मोनोक्रोमैटिक सोर्स से, ये इस लेंस से पास होने के बाद कैसे हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। फिर जब ये पैरेलल लाइट इस ग्लास प्लेट पे पड़ती है, अभी जो ग्लास प्लेट हमने यूज़ किया हुआ है ये इस पैरेलल लाइन के 45 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन होता है। अब जो ट्रांसमिट हो रही है लाइट वो तो सीधी निकल जाएगी यहाँ से, जिसका हमको कोई भी यूज़ नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में। बट जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमको यहाँ इस लेंस ग्लास प्लेट के कॉम्बिनेशन पे पड़ती है, इसी लाइट से हमको यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है। अभी जो लेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और वो एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। तो बीच में हमको यहाँ पे क्या ऑब्टेन हो रहा है? एक एयर का लेंस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये जो हम लेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये काफ़ी लार्ज है कंपेयर टू इट्स थिकनेस। तो हम काफ़ी लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस लेंस पे जाएगी, तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एक तो रिफ्लेक्शन हमको इस कर्व्ड सरफेस से मिलेगा, और दूसरा ये लाइट नीचे ट्रेवल करके वापस से यहाँ पे हमको इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होके वापस से इस लेंस में ट्रेवल करेगी। हमको बेसिकली यहाँ से दो लाइट मिलेंगी, और ये दो लाइट आपस में इंटरफेयर करेंगी, जिससे यहाँ पे न्यूटन रिंग्स का फॉर्मेशन होगा। और ये लाइट वापस ट्रेवल होके किस में जाएगी? इस माइक्रोस्कोप में जाएगी, और फिर हम उससे इस रिंग ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क रिंग को ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो ये इसका एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सिर्फ 5 चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, और उन 5 एपरेटस का यूज़ करके हम न्यूटन रिंग्स को लैब में ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोप नहीं है तो हम सीसीडी कैमरा को भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट उसकी इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं कंप्यूटर में। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, जब हमने इसकी एक इमेज को ऑब्टेन कर लिया, तो हमको बेसिकली डार्क जो रिंग ऑब्टेन हो रही है इनके हम डायमीटर्स को इस इमेज से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया लेट्स से D1 डायमीटर ऑफ फर्स्ट रिंग, और सिमिलरली ये जो हो गया हमारा ये डिस्टेंस, ये हो गया D2 डायमीटर ऑफ सेकेंड रिंग। फिर इन दो डायमीटर को यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इनके बीच का डिफरेंस, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क रिंग्स के डायमीटर के डिफरेंस को यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था डार्क रिंग के लिए, वो कितना आया था? n लैम्डा टाइम्स r। और अगर मैं डायमीटर के लिए लिखूं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेसिकली 2 टाइम्स द रेडियस, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 4 टाइम्स n लैम्डा r। अगर मैं जैसे dn1 और dn2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, जैसे d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर, यानी कॉन्जिक्यूटिव डार्क रिंग्स के डायमीटर को सब्ट्रैक्ट करूं, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? n2 माइनस n1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ पे मुझे मिलेगा 4 टाइम्स लैम्डा टाइम्स r। तो यानी ये क्वांटिटी हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने इसको इमेज से ऑब्टेन कर लिया, राइट। अब ये दो क्वांटिटी में से अगर कोई एक क्वांटिटी अननोन है तो उसको हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से मान लीजिए अगर हमको सोर्स का वेवलेंथ नहीं पता, या फिर कोई हमने अननोन सोर्स यूज कर लिया, सोडियम को, जैसे सोडियम का तो हमको यूजुअली पता होता है 5890 के आसपास होता है इसका एंगस्ट्रॉम, राइट। मान लीजिए कोई अननोन सोर्स यूज कर लिया, तब
तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है, इसको हम लोग स्फेरोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमको कैपिटल आर पता है और यहाँ से इनका डिफरेंस पता है, तो हम अननोन सोर्स के लैम्डा को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर हमको सोर्स का लैम्डा पता है और हमको डिफरेंस पता है, तो हम यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस, इसको भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। हमको एटलीस्ट 5 to 7 वैल्यूज लेनी पड़ेगी और फिर उसका एवरेज लेना पड़ेगा, ताकि हमको एक क्लोज रिजल्ट मिल जाए, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिल जाए, जो कि काफ़ी ट्रू वैल्यू के क्लोज हो। तो ये इस शॉर्ट लेक्चर में हमने इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिस्कस किया है। थैंक यू।